अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमने अल्कोहल्स वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो अल्कोहल्स में इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ मीथानॉल के बारे में डिस्कस किया था। तो जो आज का आपके पास टॉपिक है डेट इज़ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। आज आपने इथानॉल के बारे में डिस्कस करना जी। शुरू करते हैं, देखते हैं इथानॉल को तैयार करने का क्या तरीकाकार है। ये आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये है कि जो आपका इथानॉल है, इथानॉल का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इथानॉल का आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जी CH3 CH2 और OH। CH3 CH2OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथानॉल। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो इसका कॉमन नेम आपके पास होता है जी इथाइल। इथाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। और OH का मतलब होता है अल्कोहल, तो इसको हम कहते होते हैं जी इथाइल अल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम लेना है तो वो आपके पास क्या होता है इथानॉल, जो कि हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में डिस्कस किया था। लेकिन सबसे पहले आपके पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है कि इथानॉल को तैयार किस तरह किया जाता है। इथानॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दुनिया में इथानॉल सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस से तैयार की जाती है, दैट विल बी नोन एज फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को हम कौन सा नाम देते हैं? फर्मेंटेशन का नाम देते हैं, जिस प्रोसेस से इथानॉल तैयार की जाती है। ठीक है जी। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिपेयर द इथानॉल। लीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको कहते हैं? लीजिए जी, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपको स्पेशली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसको कहते हैं? फर्मेंटेशन की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है बायोकेमिकल। अगर मैं इस बायोकेमिकल की सेपरेशन करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आता है बायो। बायो जानदार को कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, बायो लाइफ को कहते हैं। केमिकल प्रोसेस, ऐसे केमिकल प्रोसेस, ऐसे रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहे हो, या फिर जानदार के बीच में हो रहे हो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हो या जानदार से रिलेट करते हो, वो कौन सा प्रोसेस होता है? डैट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते होते हैं जी। ठीक है जी। विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। जो किसकी मौजूदगी में होते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस किसकी मौजूदगी में होते हैं? एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। व्हाट इज़ एंजाइम्स? ये आपके कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट किसको कहते हैं? विच स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स आपके पास कैटालिस्ट होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। लेकिन हम इनको बायो कैटालिस्ट क्यों कहते हैं, वो आगे मैं रीज़न बताता हूँ कि इनको बायो कैटालिस्ट क्यों कहते हैं। आगे लिखा हुआ है सिक्रेटेड बाय। एंजाइम्स बनते हैं, किनसे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार, ऐसे जानदार जो आपको ज़ाहरी आंख से नज़र ना आते हो, उनको हम कहते होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह। सच एज यीस्ट, ये वही है जी, यीस्ट, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट, यानी कि ये आपको ज़ाहरी आंख से नज़र नहीं जाते, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं, अदरवाइज नज़र नहीं जाते। ये जो यीस्ट है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा जानदार है, ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एंजाइम्स।
एंजाइम्स क्या काम करते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें ना, जीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने अभी आपको बायो का मतलब बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लाइफ होता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। डैट्स वाई एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायो कैटालिस्ट। इनको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं क्योंकि ये जानदार देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। यानी कि सारा रिएक्शन किन की बिना पे हो रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बिना पे हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम्स को प्रोवाइड किया तो रिएक्शन स्पीड अप हो गया, रिएक्शन होना शुरू हो गया। यानी कि हम सब किल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यीस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तभी हमने कहा कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैंने पहले कहा कि बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जो जानदार के बीच में हो रहा हो या जानदार से रिलेटेड हो रहा हो। तो ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जीस्ट, ये जानदार ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा जानदार है। तभी ये कौन सा प्रोसेस होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। जैसा केमिकल प्रोसेस होगा जो जानदार कर रहा होगा या जानदार के बीच में हो रहा होगा। ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो मैकेनिज्म है, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या नाम देते होते हैं, इट इज़ अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी फर्मेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो किसकी वजह से हो रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहे होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोवाइड करेंगे, एंजाइम्स का मतलब है वो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। और जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके पास प्रोटीन होते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द फर्मेंटेशन, इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। ऑप्टिमम कंडीशन है जी, यानी कि एक मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट दरमियानी कंडीशन। ना तो बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन अप्लाई की हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा लो कंडीशन अप्लाई की हुई है। ऑप्टिमम कंडीशन अप्लाई की हुई है फॉर फर्मेंटेशन। अब ये ऑप्टिमम कंडीशन क्यों अप्लाई की है, ताकि जो आपके एंजाइम्स का रेट है, जो एंजाइम्स जो रिएक्शन का रेट कंट्रोल कर रहे हैं वो मैक्सिमम हो। ठीक है जी। तभी हम क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ताकि जो रिएक्शन की स्पीड है वो मैक्सिमम हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। अगर आपने इन ऑप्टिमम कंडीशंस को चेंज किया तो आपके ये जो एंजाइम्स हैं ये वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आपके रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है। क्योंकि एंजाइम्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने कंडीशंस को बदला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो आपके एंजाइम्स ख़त्म हो गए तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिएक्शन की स्पीड ज़रा से ज़्यादा हो जाए तो आप ऑप्टिमम कंडीशन अप्लाई करते हैं, बहुत हाई कंडीशन भी अप्लाई नहीं करते, तब भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लीजिए शुरू करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द फर्मेंटेशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 से 35 होना चाहिए, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हुआ तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो फिर आपके रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए, हवा गुजरती रहनी चाहिए जी। ठीक है जी। ताकि जो एंजाइम्स जो रिएक्शन कर रहे हैं, एंजाइम ने तो रिएक्शन का रेट बढ़ाया था, प्रॉपर एयरेशन होगी तब भी रिएक्शन का रेट मैक्सिमम लेवल पे होगा, हवा जाती रहेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन होनी चाहिए जी, यानी कि आपका जिस जगह आप ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होनी चाहिए, उस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की मिकदार होनी चाहिए, वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी। आपको पता है जो भी आपके पास सेल होता है
वो वाटर 98% वाटर से ही बनाता है। तो ये जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी एक सेल ही है, तो वाटर इनके लिए डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, फोर्थ कंडीशन है जी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव किसको कहते हैं? प्रिजर्वेटिव कहते हैं जो बैक्टीरिया को रिएक्ट करने नहीं देते, उनको हम कहते होते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है जी। यानी कि अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर लगा होता है वाइट कलर का, जिसको हम कहते होते हैं बेंजोइक एसिड। वो बेंजोइक एसिड होता है। जब तक वो उस फ्रूट्स वगैरह के ऊपर वो वाइट कलर का पाउडर लगा होता है, यानी कि बेंजोइक एसिड लगा होता है, तो वो जो फ्रूट्स हैं, वो जो फल हैं, वो ख़राब नहीं होते। वो क्यों नहीं ख़राब होते? क्योंकि उनके ऊपर लगा होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या काम करता है? वहाँ पे किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिएक्शन करने नहीं देता, वहाँ पे किसी किस्म का बैक्टीरिया एक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं होता, तभी जो आपके फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो महफूज रहते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई है कि अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिएक्शन करवाना है, बायोकेमिकल प्रोसेस करवाना है, यानी कि फर्मेंटेशन करवाना है, तो वहाँ पे आपने बेंजोइक एसिड को भी डाल दिया। बेंजोइक एसिड तो नहीं उनको रिएक्ट करने देगा, तो लिहाजा वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिएक्शन करने से रोके। ठीक है जी। नोट, ये सारी बातें किसकी हो रही है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल। ये इथानॉल बनाने का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपको पता चल गया कि इथानॉल हमने कैसे बनवानी है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वहाँ पे हम ऑप्टिमम कंडीशन लगाएंगे ताकि रिएक्शन का रेट मैक्सिमम हो। नोट जी, इन पाकिस्तान इथानॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, शुगर, स्टार्च, ग्रेन्स, मकई के दाने और फ्रूट जूसेस, या फिर हम किसी भी फल वगैरह के जूस से क्या बनाते होते हैं? इथानॉल बनाते होते हैं। पाकिस्तान में इथानॉल इनकी फर्मेंटेशन से, मोलेसिस की फर्मेंटेशन से, स्टार्च की फर्मेंटेशन से, या फ्रूट जूसेस की फर्मेंटेशन से इथानॉल बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान में इथानॉल कैसे बनाई जाती है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, स्टार्च, ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। ले जी, सबसे पहले हम फर्मेंटेशन करते हैं मोलेसिस, यानी कि हम इथानॉल की प्रिपरेशन करने लगे हैं फ्रॉम मोलेसिस से, यानी कि हम मोलेसिस की फर्मेंटेशन करने लगे हैं। व्हाट इज़ मोलेसिस? मोलेसिस किसको कहते हैं? ये आपके पास एक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मोलेसिस किसको कहते हैं। आपने क्या करना है? आपने गन्ने का जूस लेना है, शुगर केन जूस। ठीक है जी। आपने गन्ने का रस लेना है, शुगर केन जूस लेना है। ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, यानी कि जिसके भी में सॉल्वेंट की मिकदार बहुत कम होगी। तो आपने क्या करना है? आपने कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस लेना है और आपने इसकी क्या कर लेनी है? क्रिस्टलाइजेशन कर लेनी है। ठीक है जी। यानी कि आपने उसके क्रिस्टल्स बना देने हैं। ठीक है जी। तो जब शुगर के जूस के क्रिस्टल्स बनेंगे, आपने उन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेना है, तो आपके पास वहाँ पे एक रेजिड्यू होगा। रेजिड्यू किसको कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं जी जो लेफ्ट बिहाइंड मटेरियल होता है ना, उसको हम कहते होते हैं रेजिड्यू। जब आपने शुगर के जूस की क्रिस्टलाइजेशन कर ले लिया, जब उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जब आप क्रिस्टल्स को बाहर निकालेंगे, तो पीछे एक लिक्विड बचा होगा। उस लिक्विड को हम क्या नाम देते होते हैं? रेजिड्यू। और वही रेजिड्यू आपका क्या होता है? मोलेसिस होता है। तो ये बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको आपने याद करना है कि इट इज़ अ रेजिड्यू obtained by the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called molasses। उसको हम क्या कहते होते हैं? मोलेसिस कहते होते हैं। ले लीजिए, आपके पास मोलेसिस का फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O11। आपने क्या करना है? आपने मोलेसिस के बीज में यीस्ट को ऐड कर देना है। ठीक है जी। यीस्ट को आपने ऐड करना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने ऐड करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा। जैसा कि ये देखिएगा, ये आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये आपका यीस्ट है, यीस्ट ने 2 तरह के एंजाइम प्रोवाइड किए हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने 2 तरह के एंजाइम्स लिखे हैं, एक इन्वर्टेज है और जाइमेज है।
जहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो भी आपका एंजाइम होता है ना, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हर एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा, किसी और रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। एट अ टाइम एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इसको हम कहते होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब जैसा कि आप जहाँ पे देखें ना, जो आपका एंजाइम वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने दो तरह के एंजाइम प्रोवाइड किए हुए हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेज को नीचे क्यों नहीं लिखा, जाइमेज को ऊपर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो इन्वर्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ मोलेसिस को कैटालाइज करेगा, बस मोलेसिस को प्रोडक्ट करेगा। वाई? बिकॉज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वाई? बिकॉज दे ओनली कैटालाइज द स्पेसिफिक रिएक्शन। वो सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, हर रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करते। तो ग्लूकोज के साथ किसने एक्ट किया या ग्लूकोज को किसने रिएक्शन स्पीडअप किया ग्लूकोज का, वो आपके पास है जाइमेज। ये जाइम है। जाइमेज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को कैटालाइज करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा सिर्फ। कौन? जाइमेज। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को ऊपर एक्ट करता है और किसी को ऊपर एक्ट नहीं करेगा। आप जाइमेज को ऊपर नहीं लिख सकते, इन्वर्टेज को नीचे नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। चलिए, आपने क्या किया, आपने मोलेसिस लिया और उसके बीच में यीस्ट को ऐड कर दिया। यीस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एंजाइम प्रोवाइड किए, लेकिन हम वही एंजाइम लिखेंगे जो मोलेसिस के ऊपर और जो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। हर एंजाइम को लिखने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे इन्वर्टेज एक्ट कर रहा है तो कोई और एंजाइम यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ले लीजिए आपके पास मोलेसिस है तो इसकी क्या होगी, फर्मेंटेशन होगी। ले लीजिए फर्मेंटेशन हो रही है और इन्वर्टेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, टेम्परेचर तो हमने 25 से 35 गेन किया होगा, प्रॉपर एयरेशन भी हो रही है, डाइल्यूशन नहीं की हुई। डाइल्यूशन कर देते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O, वाटर ऐड कर दिया जी, प्लस H2O, वाटर ऐड कर दिया, एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव होगा। लीजिए वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूशन हो गई है, तो ये मोलेसिस ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन होगा? दो मॉलिक्यूल बना देगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है कि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है और ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है जी, जे के बी में डिफरेंस है। अब ग्लूकोज को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ग्लूकोज आगे फर्दर प्रोसीड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। जाइमेज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है और किसी के ऊपर एक्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है कि ग्लूकोज के ऊपर या ग्लूकोज को कौन सा कैटालिस्ट, कौन सा बायो कैटालिस्ट, कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को, ग्लूकोज के रिएक्शन को कैटालाइज करता है, वो आपके पास है जाइमेज। वेरी इंपॉर्टेंट। जाइमेज क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा, उसके रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। किस में ब्रेक डाउन करेगा? इथानॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो बैलेंस करने के लिए जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 12 थे तो जहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 6 थे, तो बैलेंस करने के लिए मैंने जहाँ पे 2 लगा दिया ताकि हाइड्रोजन 12 हो जाए। तो कार्बन जहाँ पे कितने हो गए? 4, जहाँ पे कितने थे? 6। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए जहाँ पे मैंने 2 लगा दिया ताकि कार्बन भी बैलेंस हो जाए। तो ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गैस होती है, ये स्केप हो जाएगी। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? पीछे आपके पास इथानॉल बच जाएगी। ठीक है जी। ले जी, ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। आज हमने इथानॉल की प्रिपरेशन की है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। तो ठीक है जी, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आपने नीचे कमेंट्स या फेसबुक के पेज पे पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम इथानॉल की ही प्रिपरेशन पढ़ेंगे, लेकिन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की फर्मेंटेशन करेंगे और इथानॉल की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।